हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे क्लास 8 का जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उसका एकदम से पूरे सिलेबस का रिवीजन। सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर चैप्टर में हमें समझना है, जो कि चैप्टर का पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे 3/4 को अगर आप 6/5 में ऐड करोगे या 6/5 को 3/4 में ऐड करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा है a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाई ए के। यानी कि अगर आप 3/4 को 6/5 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर 6/5 को 3/4 के करने से आता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव मैंने आपको दो नंबर को ग्रुप में ले लेना है। जैसे ए और बी को यहाँ मैंने ग्रुप में ले लिया और यहाँ मैंने बी और सी को ग्रुप में ले लिया, ठीक है। हो रहे हैं तीनों ऐड आपस में, लेकिन पहले कोई दो नंबर को ऐड करने से और किसी और दूसरे दो नंबर को ऐड करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर आप 1/2 को 3/4 इनको पहले ऐड कर लो और या 3/4 और 5/6 को पहले ऐड कर लो, बाद में जो रिमेनिंग नंबर उसको ऐड करने से सेम आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है मल्टीप्लाई के साथ। जैसे a मल्टीप्लाई बाई बी या फिर b मल्टीप्लाई बाई सी को इनमें से किसी को पहले मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। इन सारे क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस करके देखोगे तो थोड़ा सा आपको इस चैप्टर का और डीप मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी की, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो एडिशन का क्वेश्चन आ सकता है या एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये कॉमन लेने वाली बात होती है। जैसे a मल्टीप्लाई बाई बी और a मल्टीप्लाई बाई सी को अगर हम ऐड करें तो इन दोनों ही कंडीशन में दोनों में ए कॉमन है। ए को यहाँ से अगर रिमूव कर दें, ए को यहाँ से, तो बचता क्या है, बी प्लस सी। तो हमने ले लिया बी प्लस सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि एग्जाम्पल ये 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो इन चारों में सबसे पहले आप देखोगे कॉमन क्या है। इनमें कॉमन था 3/4, तो मैंने 3/4 कॉमन रख लिया और बचा क्या, 5/2 एंड 1/2। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में देखो आप, a मल्टीप्लाई बाई बी एंड a मल्टीप्लाई बाई सी, दोनों में कॉमन क्या था, a। तो हमने a को तो बाहर रख लिया, बचा क्या, b एंड c, लेकिन दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो क्या आ गया, b माइनस सी। एक एग्जांपल से समझते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, दोनों के बीच में माइनस है। इट मीन्स पहले मल्टीप्लाई वाले नंबर को एक नंबर समझ के, जैसे ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, इनको माइनस करा देंगे। इनमें कॉमन क्या आया, इनमें 3/4 तो कॉमन आ गया और बचे नंबर क्या, 5/2 माइनस 1/2। इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ काम की बातें हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं इनको, और इनफाइनाइट तक होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर में जैसे यहाँ जीरो आ रहा है, होल आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होने नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, जिसमें जीरो आता है, यानी जीरो के साथ। इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड हो, उसे कहते हैं इंटीजर्स। चौथा है रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो सारे नंबर हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे जीरो, जीरो को भी लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। जैसे 1 को 1 लिख सकते हैं। 3/5 तो ऑलरेडी p/q की फॉर्म में, लेकिन अगर कोई माइनस का नंबर आ जाए तो भी वो रेशनल नंबर होता है। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव तो है ही हैं और साथ में p/q की फॉर्म में भी हैं, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी और ऐसी बातें जो बीच में कहीं भी डाउट क्लियर आपका हो जाए उससे, जैसे कोई भी नंबर जो है अगर उसको जीरो से डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 7 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। आप 7 डिवाइडेड बाई 0 को 7 ऐसे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 को किसी और नंबर से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 आता है। यानी इसको लिखने का तरीका है 0 डिवाइड बाई 7, इसको 0/7 लिखें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर किसी भी नंबर में प्लस या माइनस 0 करें तो वही सेम नंबर आता है, ठीक है। या किसी नंबर में प्लस या माइनस करने से, किसी जीरो में किसी नंबर को प्लस या माइनस करने से वही सेम नंबर आता है, ठीक है। ओके, तो जीरो को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा। चाहे 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। किसी नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो वो उसका सक्सेसर बन जाता है। किसी नंबर में अगर 1 माइनस करोगे तो वो उसका प्रेडेसेसर बन जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत रेयर एग्जाम में आता है, लेकिन पूछा जा सकता है।
प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए, यानी बोलना क्या चाह रहा है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन और ऐसा ही, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू रेशनल नंबर, कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस या फिर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको इतनी बातें पता है, प्रॉपर्टीज़ पता है और ये सॉल्व करना आता है, ये क्वेश्चन मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये चारों टाइप के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी के साथ सारा करना आता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इतना सा ही रिवीजन था। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं पहले। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वेरिएबल विद पावर 1, जिस किसी भी वेरिएबल में, जैसे यहाँ देखो 2x + 1 लिखा है और यहाँ 2x² + 1 लिखा है, तो यहाँ x की पावर एक्चुअल में 1 है, यहाँ जैसे x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 1 है, इसीलिए इस वाले को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। जिसमें पावर 2 होती है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। इस क्लास के लिए आपको इतना ही समझना है। क्लास 9th में आपके आएगा कि जब पावर 2 लगती है उसको क्या कहते हैं, बट इट विल बी इन लेटर क्लासेस। सबसे पहले समझते हैं 2x - 3 = 7। इसमें इस पूरी इक्वेशन के क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे इस पूरी को एक साथ कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। जो इसका ये वाला पार्ट है 2x - 3, इसको कहा जाता है एक्सप्रेशन। जो इसका आंसर आता है उसको कहा जाता है उसका सॉल्यूशन। और जैसे जो x है इसको कहा जाएगा वेरिएबल, जो नंबर बिना x के साथ है उसे कहा जाता है कांस्टेंट, और जो x के साथ में कोई नंबर होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये जो इधर वाली साइड इसको कहते हैं LHS, इधर वाली साइड को कहते हैं RHS। LHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2x - 3 = x + 2। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करने का मतलब होता है एक वैल्यू को दूसरी तरफ भेजना, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट या राइट साइड में कुछ भी वैल्यू को ट्रांसपोज करना, ठीक है। बोथ वेरिएबल्स, ट्रांसपोज बोथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एट सेम साइड, यानी कि x के साथ में x को ले आओ और कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट को ले आओ, ठीक है। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने का नियम होता है, रूल होता है, प्लस की वैल्यू इधर जाके हो जाती है माइनस की वैल्यू उधर जाके होती है प्लस की वैल्यू, मल्टीप्लाई की वैल्यू उधर जाके होती है डिवाइड की वैल्यू, और डिवाइड की वैल्यू उधर जाके जाती है मल्टीप्लाई की वैल्यू। साथ ही आपको स्क्वायर अगर दिया होगा तो वो दूसरी तरफ जाके बन जाता है अंडर रूट, ठीक है। ये भी आपको काम में लेना है। ओके, तो जैसे 2x - x और 2 + 3, तो इसमें दोनों x एक तरफ आ गए, तो 2x में से x को सॉल्व किया तो बचा x और इधर आ गया 5। इट मीन्स आपको 2-4 क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने को मिलेंगे। जैसे x + 4 8x + 4 = 3, x - 1 + 7। तो यहाँ जो ये वाला पार्ट है, मल्टीप्लाई वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है x - 1 को 3 से। तो देखो 3 को x से मल्टीप्लाई क्या बन गया 3x, 3 को 1 से करेंगे क्या बन जाएगा 3, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होकर माइनस का बनता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए हमें, दोनों वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, यानी कि 3x को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले आओ। देखें क्या बनता है, 3x को इधर लाए तो प्लस का 3x, इधर देखो प्लस का 3x इधर आके क्या हो गया माइनस का, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इट मीन्स हमारी इक्वेशन अभी भी ऐसी है। देन इसमें सॉल्व किया 8x - 3 तो बन गया 5x, और -3 और -4 मिला के एक साथ होता है -7, और -7 से ये प्लस का 7 जाएगा कट, ठीक है। इसका मतलब बचेगा यहाँ 0, और 5x के साथ में 0 है। x की वैल्यू निकालने के लिए जो 5 इसके साथ में है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 आएगी। कैसे, 0 / 5, थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी नंबर को 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने से आंसर 0 आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और अलग क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। इसमें वही सेम कंडीशन है, दोनों वेरिएबल को एक तरफ कर दो, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ कर दो। तो जैसे x/3 इस तरफ आएगा और 1/5 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 1/5 इधर आके प्लस का हो गया, और प्लस का x/3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बने। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, जो ये फ्रैक्शन बना है हमारा प्लस माइनस का, इसको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर वाले नंबरों से। 3 को करवाएंगे x से, इस 2 को करवाएंगे x से, बीच का साइन मत भूलना।
इनके बीच में जो साइन आ रहा है वो साइन रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ माइनस था तो माइनस आया, और यहाँ प्लस था तो प्लस आया। देखो 5 4 जा 20, ये तो नीचे लिखा जाएगा 20। 5 को 1 से किया 5, 4 को 1 से किया 4, और इनके बीच में प्लस था इसलिए प्लस हो गए। ओके, इसके बाद इक्वेशन सॉल्व करते करते आगे पता चलेगा 3x में से 2x माइनस किया तो आएगा x, अपॉन में नीचे 6 था, इधर बचा 9, 9 अपॉन में 20। देन अच्छा, जब दोनों तरफ फ्रैक्शन आ जाए और बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो देखें यहाँ, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ 6 को उधर ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो 6 को उधर भेजूंगा मैं, 6 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 इंटू 6 अपॉन में 20। तो सबसे पहले काटेंगे 3 से, 2 से काटा तो बना 3 टाइम्स, 2 से काटेंगे तो 10 टाइम्स। इसका मतलब आंसर आएगा 9 इंटू 3 अपॉन में 10, जो कि यहाँ आ गया 27 अपॉन में 10, और 27 अपॉन 10 को 2.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी जैसा सेम क्वेश्चन था वैसा ही, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, देखो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन आता है। इट मीन्स ये जो 5 है इस x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 3 है वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने आगे लिख भी दिया है कि क्या किया है मैंने यहाँ, ठीक है। ओके, 5 को x से करेंगे तो पहले 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, फिर 5 को 5 से करेंगे 25, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 3 से करेंगे 9। बस साइन का ध्यान रखना, जब ये नंबर प्लस का माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस आया, ठीक है। और प्लस का नंबर जब प्लस से हुआ तो प्लस ही रह गया, प्लस का नंबर जब प्लस से मल्टीप्लाई तो प्लस ही रह गया। आगे फिर वही सेम कंडीशन, x वाले नंबर को एक तरफ लेके आओ और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ लेके आओ। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 प्लस 25। अच्छा देखो, यहाँ पहले से -9 था तो मैंने -9 रखा है, जो 25 माइनस का है ये आगे आके इधर आया है प्लस का 25, ठीक है, उस नंबर के आगे की तरफ चला जाता है। तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 16, और x की वैल्यू क्या आ गई 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इधर 2 के साथ x मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे 2 को डिवाइड में ले आए, यानी कि राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। और रूल याद रखना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर है x की वैल्यू से आ गई 8। अच्छा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 3t माइनस 2 अपॉन में 4, 2t प्लस 3 अपॉन में 3, और 2 अपॉन में 3 माइनस t, इनके बीच में माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। माइनस के क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने होते हैं। ओके, अब क्योंकि मैंने सिखाया था कि अगर फ्रैक्शन आपका प्लस माइनस हो रहा है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, ठीक है। अब इस 3 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t माइनस 2, और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t प्लस 3। याद रखना ये साइन जो माइनस का है यहाँ मैंने अभी तक ऐसे ही रखा है। दूसरी साइड में एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से जब प्लस माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3 इंटू टी क्या बन गया 3t, इसके बीच में जो साइन है वो साइन रहेगा सेम, और पहले नंबर था 2 वो भी रहेगा सेम। 3 इंटू 3t हो जाएगा 90, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 4 इंटू 2 हो जाएगा 80, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। ओके, साइन याद रखना, देखो ये दोनों प्लस के थे इसलिए प्लस आया, एक प्लस एक माइनस है इसलिए माइनस आया। ये माइनस का 4 प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 80t हो जाएगा, ये माइनस का 4 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होगा इसलिए माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। साइन की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइन। और इस साइड देखो 2 माइनस 3t अपॉन में 3 बन गया। अब क्या होता है जब दोनों साइड डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू कट रही है आपस में, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक तरह से माननी है आपको एक, और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर आपस में एक दूसरे से कट रही है, जैसे 3 1 जा 3 4 जा, तो आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 9t और 8t क्या बन जाएगा प्लस माइनस होके t, और माइनस का 6 और माइनस का 12 क्या हो जाएगा माइनस का 18। दूसरी तरफ क्या बचेगा 2 माइनस 3t। ये जो यहाँ 4 बना था मैंने काटने वजह से 4 लिखा, इस 4 को उधर ले जाऊंगा मैं मल्टीप्लाई में इसके साथ, ठीक है, 2 माइनस 3t। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। दोनों टी को एक तरफ लेके आएंगे, 12t को माइनस के 12t को इधर लाया तो प्लस का 12t हो गया, माइनस के 18 को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये बन जाएगा 13 इज इक्वल टू 26, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t के साथ 13 मल्टीप्लाई है तो इधर 13 आ जाएगा डिवाइड में, तो t की वैल्यू आ गई 12। एक ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन एक फ्रैक्शन का एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ प्लस माइनस, एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ प्लस माइनस।
तो क्या बताया था अभी मैंने, डिनोमिनेटर को हमेशा होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू एम क्या हो जाएगा 2m, बीच में साइन माइनस का, इसको साइन माइनस रहने दो और m-1 को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। सेम इधर देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3, माइनस का साइन बीच में है, माइनस का साइन रहने दो और m-2 को m-2 रहने दो। अब ये नंबर जो देखो क्या फ़र्क पड़ा, ये जो पूरे के साथ नीचे डिवाइड में आ गया देखो इधर, ठीक है, पूरे के साथ डिवाइड में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करते तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो ये प्लस का जो m है वो माइनस का m बन जाएगा, ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 बन जाएगा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो दोनों अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का m बन जाएगा माइनस का m और ये माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 2। अब देखो 2m और m आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स होती हैं, 2m में से m माइनस हुआ तो बचेगा m और प्लस का 1 रह गया। इधर 3 और 2 आपस में प्लस हो सकते हैं, तो 3 + 2 हो गया 5, इसमें आ गया माइनस का m। अब ये दोनों नंबर फिर से फ्रैक्शन हो गया आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, देखो याद हो जाना चाहिए। तो इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3m+1 से और m+1 से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - m से। मल्टीप्लाई करने का एक ही रूल है, 3 को m से करेंगे 3m, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 5 से करेंगे 10, लेकिन 1 + 1 माइनस के m को मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2m आएगा, ठीक है। अब देखो इस 2m को इधर ले आएंगे क्योंकि माइनस का 2m इधर आके प्लस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ये बनेगा 5m = 7 और m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। वो हुआ चैप्टर खत्म, उसमें इतनी बात इंपॉर्टेंट थी, एक्सक्यूज निकालनी है। अब है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में सबसे पहले पॉलीगन का मतलब समझते हैं। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज शेप जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है उसे क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। इट मीन्स ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, पेंटागन भी एक पॉलीगन है, ठीक है। तो सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है जिसमें कितनी साइड होती हैं 3, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड होती हैं, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं, और आगे के नाम आपको और याद होने चाहिए। कॉन्वेक्स शेप कौन सी होती है, कॉन्वेक्स शेप ऐसी होती है जिसमें बीच में से ऐसे पेट मोटा निकला हुआ है, या बीच का पार्ट जिसका फैटी है, ठीक है। और कॉन्केव क्या होता है, जिसमें से बीच वाला पार्ट ऐसे थोड़ा पतला होता है, इसका मतलब स्लिम होता है। तो याद करने का तरीका है, आपकी शेप बुक में ऐसी थी इसलिए मैंने उसी से समझाया है। फिर देखो रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। रेगुलर में सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, और सारे ही एंगल इक्वल मिलेंगे। इरेगुलर में ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सारी साइड इक्वल नहीं होती हैं, इस वजह से एंगल भी इक्वल नहीं होते हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसमें कोई फिक्स नहीं है कौन सी साइड किसकी इक्वल है। ये एक स्क्वायर है जो कि एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। ये पेंटागन है जिसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, और ये भी एक पेंटागन है लेकिन इसमें सारी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है, ठीक है। फिर समझना आपको इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का मतलब अंदर वाले एंगल, देखो अंदर वाले एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो बाहर वाले एंगल होते हैं, इनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। फिर देखो याद करना कुछ फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले हैं। 4 फॉर्मूले में सबसे पहले आपको सम निकालना है इंटीरियर एंगल्स का। इंटीरियर एंगल्स का सम का मतलब है, जैसे ट्राइंगल के सारे एंगल को ऐड कर दूं, तीनों एंगल को ऐड कर दूं तो 180 आता है। स्क्वायर के 4 एंगल को ऐड कर दूं तो 360 आता है। पेंटागन के 5 एंगल को ऐड कर दूं तो कितना आता है, 540 आता है। तो ये जो फॉर्मूला है कैसे बना या फिर इनके नंबर कैसे आए, तो आपको इसको याद रखना है। फॉर्मूला है इसका 180 × n-2। ये तो याद रखना ही पड़ेगा फॉर्मूला, कोई इलाज नहीं है इसका। ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल का सम निकालना है, टोटल सम निकालना है, कितना होता है टोटल होता है, तो 180 × 3 - 2। 3 क्या है हमारा, n यानी नंबर ऑफ साइड। ट्राइंगल की 3 साइड होती है इसलिए 3 से 2 को माइनस किया, जो आंसर आया 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया 180। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी 4 साइड होती हैं तो यहाँ n की जगह 4 रख देंगे, 4 - 2 हो जाएगा 2, एंड 2 × 180 कितना हो जाएगा 360। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, यहाँ रखेंगे 5, 5 को 2 से माइनस किया आंसर आया 3, 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 540। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं तो n की वैल्यू 6 है, 6 - 2 यानी 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 180 से तो आंसर आ जाएगा 720। ये तो था ईच इंटीरियर एंगल। अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अगर हम ईच इंटीरियर एंगल निकालें, ईच इंटीरियर एंगल का मतलब है जैसे इस शेप में इन सब का सम मुझे पता है कितना है 540, लेकिन ये कितना है, यानी x + x + x + x ऐसे करके आप निकाल सकते हो अपने लॉजिक से। 5 बार x को ऐड करोगे इक्वल हो जाएगा 540, फिर बनेगा 5x = 540, और x को डिवाइड कर दोगे, x के लिए निकालने के लिए 540 को डिवाइड करोगे
5 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी जो आपकी 108 के लगभग आएगी, ठीक है, 108 डिग्री। ओके, जैसे आपको यहाँ ट्राइंगल का निकालना है ईच एंगल, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, जितना हमारा सम था, जो भी हमारा सम है, जैसे मुझे आता है इसका सम 540 होता है, इसका सम 360 होता है, इसका सम, ओके मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, हाँ सही है, इसका सम 360 होता है और इसका सम 180 होता है, इसका सम 540 होता है। तो इन सब को मैंने 3 से, इसको मैंने 4 से और इसको मैंने अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो ईच एंगल आ जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ओके, तो जैसे ट्राइंगल का क्या था सम 180, 180 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया 60। क्वाड्रिलेटरल का क्या था 360, 360 को 4 से डिवाइड किया, क्या आ गया 90। पेंटागन में कितना होता है 540, 540 को 5 से डिवाइड किया, क्या आ गया 108, ठीक है। लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं पता 540 कैसे आया, तो उसको ये फॉर्मूला भी पहले फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल के सम का कोई फॉर्मूला नहीं है, सारे ही पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम उनका 360 ही रहेगा। ओके, लेकिन ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला भी वही है, यानी कि जो हमारा सम आ रहा है उसको अगर मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूं तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। जैसे ट्राइंगल जो है उसका 120 आया, क्योंकि 360 फिक्स रहेगा, 3 से डिवाइड कर दिया। क्वाड्रिलेटरल में 360 फिक्स रहेगा, 4 से डिवाइड कर दिया। पेंटागन में 360 रहेगा, 5 से डिवाइड कर दिया। और हेक्सागन में 360 को 6 से करेंगे 60 डिग्री। एक चीज़ नोट करने वाली ये है, ट्राइंगल में सबसे पहले इंटीरियर एंगल जो था वो 60 था, उसके बाद 90 हुआ क्वाड्रिलेटरल में, पेंटागन में 108 हुआ, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है इंटीरियर एंगल। इसके साथ ही एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज़ होता है। देखो ट्राइंगल का 120 था, क्वाड्रिलेटरल का 90 हो गया, पेंटागन का 60 हो गया, है ना। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल वो शेप होती है जिसकी 4 साइड होती हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम, आपको ये 6 पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, अब सबसे बात करते हैं पहले इनके पॉइंट्स की। साइड्स, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की आमने सामने की यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की आमने सामने की इक्वल होती हैं, ठीक है। काइट की ये 2 इक्वल मिलेंगी और ये 2 इक्वल मिलेंगी, ठीक है। और ट्रेपेजियम की कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ओके, दूसरी बात करते हैं डायगनल्स की। जो स्क्वायर होता है इसके डायगनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के डायगनल इक्वल नहीं होते, हो भी सकते हैं बट नहीं होते, और काइट के डायगनल भी इक्वल नहीं होते, ट्रेपेजियम के डायगनल भी इक्वल नहीं होते। फिर बात करते हैं ईच एंगल की। स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस का सेम नहीं होता है, ऑपोजिट इक्वल मिलेंगे आपको, ठीक है, सेम नहीं होगा बट ऑपोजिट इक्वल मिलेंगे। वैसे ही पैरेललोग्राम में जैसे ये दोनों इन दोनों के इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल मिलेंगे और ये आपस में इक्वल मिलेंगे, यानी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। और एक और है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं। स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को जब कट करेगा यहाँ पे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब कि ये वाली पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये वाले और ये वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही रेक्टेंगल में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं, काइट में नहीं करते और ट्रेपेजियम में नहीं करते, ठीक है। ओके, डायगोनल्स की लेंथ की बात हो गई, ठीक है, इसमें इतना बहुत है। ओके, फाइंड एक्स वाई जेड अगर इन क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ फाइंड करने को आए तो आपको अच्छे से प्रॉपर्टी के साथ लिखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये बुक से ही लिया है, ये 100 डिग्री है तो वाई भी कितना होगा 100 डिग्री होगा। कौन से रूल से, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। वैसे ही ये जो y और z है ये दोनों का सम 180 होने वाला है। y और z का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। फुगजी रूल का जो मेरा वीडियो था, या फुगजी रूल मैंने क्लास में कभी बताया है, तो उसको ध्यान से एक बार देख लेना, यूट्यूब पे आपको वीडियो के फॉर्म में भी मिल जाएगा वो, ठीक है। फुगजी रूल का वीडियो क्लास 7 की उसमें मिलेगा वीडियो में। तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 180 को इंटीरियर एंगल्स की वजह से हुई है। तो वैसे उसमें से आपको पहले से क्या पता था, आपको y की वैल्यू पता थी कितनी 100 में क्या ऐड करें कि 180 आ जाए, तो z की वैल्यू आ जाएगी 80, z की वैल्यू 80 आ गई, देखो z की वैल्यू 80 आ गई। और अगर z आपका 80 है तो आपका x भी 80 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। वैसे इक्वेशन और देखो, अगर ये 50 डिग्री है तो मतलब ये वाला एंगल भी 50 होगा,
क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। और यहाँ एक लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब अगर ये 50 डिग्री है, इसमें जेड ऐड करेंगे तो 180 बन जाना चाहिए। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री आ गया। ओके 130 डिग्री। जो भी आपके आंसर आ जाए उसके बाद आप उसको हाईलाइट जरूर करके आना एग्जाम में। ऐसे हाईलाइट करने से आपको टीचर जो चेक करता है कॉपी, उसको सबसे पहले आपके आंसर नज़र आ जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बुक का क्वेश्चन है भी 112, इसका मतलब वाई भी 112 होगा। कौन से रूल से, ऑपोजिट एंगल्स। ओके इसके अलावा यहाँ देखते हैं हम इन दोनों का सम, यानी अंदर वाले दो एंगल वाई और 40 प्लस जेड, यानी कि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मैंने आगे क्वेश्चन में समझा है, देखो वाई प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, कौन से रूल से, को इंटीरियर एंगल वाले रूल से। उसके बाद वाई की वैल्यू 112 आपको पहले से पता है, 40 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और जेड आपको निकालना है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 152। 152 में क्या ऐड करेगी, 180 आ जाए, 152 में 20 ऐड करने से आ जाएगा, मतलब जेड की वैल्यू 28 हो गई। अगर जेड यहाँ 28 है तो आपको यहाँ अल्टरनेट एंगल ढूंढना। देखो जैसे जेड बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जेड वाली शेप, यानी एक्स की वैल्यू 28 की इक्वल हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू जेड की इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। एक क्वेश्चन और भी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 26 है तो 3y माइनस 1 भी 26 होगा। अगर ये 18 है तो 3x की वैल्यू भी 18 के इक्वल होगी। इसका मतलब 3x की वैल्यू अगर 18 है तो x की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, डिवाइड कर देंगे 3 से तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखना जरूरी बेटा, बहुत जरूरी है लिखना। 3y माइनस 1 की वैल्यू 26 है, क्योंकि दोनों आपस में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सॉरी अगर मैंने गलती से एंगल बोल दिया हो तो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। 3y माइनस 1 की वैल्यू 26, तो 3y की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 1 है इधर प्लस में आ जाएगा, 27 बन जाएगा। 3y की वैल्यू 27 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। इक्वेशन और ऐसा ही है, ये जो डायगोनल है इसकी प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है इस पॉइंट से इधर वाली लाइन और इस पॉइंट से इधर वाली लाइन दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। ठीक वैसे ही इस पॉइंट से इधर वाली लाइन, इस पॉइंट से इधर वाली लाइन दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7 होगा। तो बस आपको यही यूज़ करना है, वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए 7 जो है प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 13। फिर 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाले में, यानी कि क्योंकि डायगोनल दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वल हो गए दोनों, तो 16 की वैल्यू एक्स प्लस 13, आपकी वैल्यू वाई की 13 आई थी, तो 16 में से 13 माइनस किया तो एक्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ओके चैप्टर 4 देखो, डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे आपके टिका हुआ है। आपको जो भी कोई पाई चार्ट दिया होगा उस पाई चार्ट में, एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, पढ़ा रहा हूँ, एक मिनट रुक जा। जो भी आपका पाई चार्ट दिया होगा उसमें आपको जो डिजिट्स दी हुई हैं, जो भी आपको यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने से ही आपका सेंट्रल एंगल निकलता है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो जो भी आपको कन्वर्ट करना है टू बी कन्वर्टेड, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मुझे स्लीपिंग टाइम कन्वर्ट करना था तो 8 हो गया मेरा स्लीपिंग टाइम, इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल आर कितने होते हैं 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 360 से, क्योंकि मैंने लिखा है 360, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा लगभग, मैंने नीचे निकाला है, इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। 8 अपॉन में 24 इंटू 360 को करने से 120 आया है। तो इसका मतलब यहाँ इसका सेंट्रल एंगल क्या लिखोगे, यहाँ एंगल क्या है इसका 120 डिग्री। जब कभी आपको टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ आएगा तो उसमें भी आपको मान लो जो आपकी जैसे स्लीपिंग टाइम था 8 आवर्स, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करके पाई चार्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपको पहले से पाई चार्ट दिया हुआ आएगा उसमें से क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे मुझे यहाँ अगर 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिग्री हो सकता था, जैसे 90 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 20 नंबर में से मुझे कन्वर्ट करना है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो अब नंबर में बदल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है 5th चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसका भी देखो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर ऑफ 36, यानी किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम उसको लिख सकते हैं 36 के ऊपर छोटा सा 2 लगा देंगे जिसको स्क्वायर कहेंगे, और 36 इंटू 30 करने से इसका आंसर आ जाएगा 1296। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना हो 36 का, सॉरी यहाँ आएगा 36 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 1296। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ठीक है 1296।
तो 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको क्या करना है, फैक्टर बना लेने इसके, फैक्टर ट्री सॉरी जैसे फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर जो आपके आंसर आएंगे उनके दो दो के पेयर लेने हैं आपको। दो के पेयर का एक नंबर बनेगा, इन दो के पेयर का एक नंबर बनेगा, इन दो के पेयर का एक नंबर बनेगा और इन दो के पेयर का एक नंबर बनेगा। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, इसका आंसर आ गया। ओके एक आपको ये चीज़ समझनी है, कोई भी नंबर जैसे 0 से लेकर 9 तक है तो उनका अगर स्क्वायर करें हम तो स्क्वायर करने से उसका क्या यूनिट डिजिट आती है। जैसे 0 का करने से 0 यूनिट डिजिट आती है, 1 का करने से 1 रह जाती है, 2 का करने से 4, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट। 3 का करने से 9 हो जाएगी, 4 का करने से 16 होता है 4 का स्क्वायर, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, ओनली 6। 5 का करने से 25 होता है आंसर, लेकिन 5 क्या है यूनिट डिजिट। 6 का करने से 36 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 6। 7 का करने से 49 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है 9। और 8 का करने से 64 होता है, यूनिट डिजिट क्या है 4। और 9 का करने से 81 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है 1। तो आपको यूनिट डिजिट याद रखनी है, ठीक है। ओके इसके अलावा आपको 2 to 30 की स्क्वायर भी याद करके जाने एग्जाम के लिए, बहुत ज़रूरी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके जहाँ एक और चीज़ है देखो, स्क्वायर विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए स्क्वायर करना। जैसे 1 जो है उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता कभी, लेकिन जैसे 1 + 3 है, आप इसको ऐड मत करना, इसका आंसर 4 आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा आंसर क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर 36 मुझे कैसे पता चला, जल्दी से 36, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36। यानी जितने नंबर यहाँ हैं उनको सिर्फ गिनना है कि कितने नंबर हैं और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर हैं ऑड नंबर, 1 से लेके ऑड नंबर लगातार जो होते हैं, तो उनका जितना काउंटिंग आएगा, जैसे यहाँ 6 नंबर है ऑड नंबर, तो 6 का स्क्वायर इसका सम आ जाएगा। ओके फिर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट का क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ उन पाइथागोरन में से एक नंबर का पेयर हमारा दिया है 6, तो आपको 3 फॉर्मूले हैं, 2m, m² + 1 और m² - 1। तो जो नंबर आपका यहाँ दिया होता है उसको सबसे पहले 2m से ट्राई करना। 2m की वैल्यू 6 है, m की वैल्यू पता चल जाएगी 3 है, उस m की वैल्यू को यहाँ पुट करना 3, 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, फिर माइनस करना है 3 स्क्वायर - 1, तो 9 - 1 यानी 8। तो आपके तीनों ट्रिपलेट क्या हो गए, 6 तो पहले से दिया था, आपने 10 और 8 निकाल लिए, तो 10 और 8 इसके ट्रिपलेट के तीनों मेंबर हो गए। ओके फिर क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड। क्या तो क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछेगा या डिवाइड पूछेगा 120 या कोई भी नंबर, कि इसमें 120 में क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम 120 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक 2 का पेयर बना है, इस 2 का भी पेयर नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना। इट मीन्स 2 × 3 × 5 पेयर बनाने में मेरी मदद करेगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 का पेयर, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का पेयर, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 के पेयर बन जाएगा। तो 5 × 2 × 3 जो हमारा आया था 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अगर मैं इस 120 को, जैसे मैंने लिखा है 120 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक वैसे ही ये जो 120 है, इसको अगर मैं इसी 30 से डिवाइड कर दूं तो जो आंसर आएगा वो भी किसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो पेयर नहीं बन रहा है आपका, जैसे 2 का, 3 का और 5 का पेयर नहीं बना है, इसी को आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फिर एक डिवीजन मेथड हो रहा है आपका, जैसे 529 का नंबर है, उसको अगर डिवीजन मेथड से अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो राइट साइड से पहले 2 नंबर का पेयर बनाना है। जो नंबर बच जाए वो ठीक है, नहीं अगर उसमें 4 डिजिट है तो वहाँ भी एक आपको 2 नंबर का पेयर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला नंबर इधर बचा है लेफ्ट साइड में, ये देखो किसी का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। जैसे 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन किसी का स्क्वायर इससे छोटा होता है। किसका, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 है, जैसे हम डिवाइड करते थे यहाँ छोटा नंबर लेते हैं हमेशा, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। जो यहाँ नंबर आया 2 2 बार, तो उसको यहाँ आपके आंसर में लगा दो एक बार 2। फिर 2 × 2 यहाँ क्या बन जाएगा 4, सॉरी प्लस करना है यहाँ, ठीक है। 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। नीचे नंबर एक साथ डिवाइड में आता था 1, लेकिन डिवीजन मेथड में यहाँ एक साथ पेयर बन जाएगा, यानी 129 बन गया। फिर आपको यहाँ 2 बॉक्स ऐसे मान के करने हैं कि इन दोनों में सेम नंबर रिपीट करना है। जैसे 41 को अगर मैं 41 से मल्टीप्लाई करता तो इसका 41 आंसर आता, जो कि 129 नहीं हो रहा। अगर मैं 42 लेता तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था, यानी 84, ये भी छोटा पड़ रहा है। तो मैंने 3 ट्राई किया, 3 से 129 माइनस करने पे 0 रिमाइंडर आ गया, और ये जो 3 रिपीट हुआ है वो आपको यहाँ लिख लेना है। इसका मतलब 23 आपका आंसर आएगा 529 का स्क्वायर रूट। फिर देखो व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू 120 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी क्या नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 120 में से, 120 में से क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ठीक इसको डिवीजन मेथड से करना है।
डिवीज़न मेथड से जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 20 जो है वो रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। अगर यहाँ रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है, तो वो आपके सब्ट्रैक्शन में काम आएगा। जैसे 120 माइनस 20 करने से आया 100, और 100 होता है किसी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। जब मेरे को एडिशन का क्वेश्चन मिला तो मैंने सेम प्रोसेस अपनाया। उसके बाद एडिशन में मुझे पता है कि यहाँ मुझे नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर के लिए मुझे हमेशा यहाँ से एक नंबर बढ़ा लेना होगा, क्योंकि 20 यानी मैंने 0 0 सेम नंबर जो लिया था 20 0 जा यहाँ वापस 0 आ जाता, तो मैं एक बड़ा नंबर यानी 21 से ट्राई करूँगा। तो 21 इंटू 1 होता है 21। जब मैं 20 को 21 से माइनस करूँगा तो आंसर आएगा -1, जो कि आप इतने बड़े बच्चों के आपको पता है कि 20 माइनस 21 -1 होता है। और मुझे यहाँ ये जो -1 मिला है यही मेरा नंबर प्लस हो जाएगा 120 में, यानी नेगेटिव नंबर जब आए आपका रिमाइंडर तो वो प्लस करना है, और जब पॉजिटिव रिमाइंडर आए तो उसको माइनस करना है। तो ये नंबर हो गया 120 + 1 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। फिर देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट थ्योरम क्या होती है, जिसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसका जरूर बन सकता है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन हो सकता है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। एक गार्डन में किसी गार्डनर ने प्लांट्स लगाए हैं, जितने रोज में हैं उतने ही कॉलम में प्लांट्स हैं, तो टोटल ट्री इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसका मतलब वो एक स्क्वायर बन चुका है, इसका स्क्वायर गार्डन है। यानी कि आपको x मान लेना है रोज को, x मान लेना है कॉलम को, यानी कि x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, और ये हो जाएगा जो प्लांट में क्वेश्चन में दिए हुए थे 2025 ट्रीज। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2025 है तो एक्स निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी, मतलब उसने रोज में 45 प्लांट्स लगाए और कॉलम में भी 45 प्लांट्स लगाए। रिवीजन आपका अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट कीजिए बेटा।